मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भांतिकुई। आज हम बात करेंगे बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांतों के, उसके महत्व की, उसकी आलोचनाओं के बारे में। पिछले उसमें हम बात कर रहे थे बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व जो हैं, राज्य की प्रभु सत्ता पर बहुलवादी जो आक्षेप थे उनके बारे में बात की। अब देखेंगे बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत, बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी आलोचना क्या है। साधारण भाषा में एक स्थान पर अनेक की प्रतिष्ठा ही बहुलवाद है। इस प्रकार राजनीतिक बहुलवाद वह मत और सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में एक संप्रभुता संपन्न सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व राज्य के समकक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया जाता है। ये समुदाय राज्य के अधीन न होकर के उसके समकक्ष होनी चाहिए और इस प्रकार समाज का संगठन प्रभुत्ता की दृष्टि से एकात्मक न होकर संघात्मक होना चाहिए। अन्य विचारधारा की भांति बहुलवाद के भी कुछ मौलिक सिद्धांत हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार से किया जा सकता है। राज्य पहला है, राज्य केवल एक समुदाय। आदर्शवादियों की भांति बहुलवाद राज्य को सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान तथा नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता। उनके अनुमान से तो समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज्य अन्य समुदायों की भांति भी एक समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मानवीय जीवन की आवश्यकताएं बहुमुखी होती है और राज्य प्रमुख की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसी के कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी उपयोगी अस्तित्व है। राज्य का कार्य मुख्यतः जीवन के राजनीतिक पहलू से संबंधित है और बहुलवादियों के अनुसार उसे अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए, जिससे अन्य समुदाय स्वतंत्र रूप से व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का यथेष्ट विकास कर सके। इस प्रकार बहुलवाद इस बात का प्रतिपादन करता है कि अन्य समुदाय राज्य के ही समकक्ष हैं और राज्य के समान ही वो समुदाय भी अपने क्षेत्र में पूर्ण शक्तिशाली होनी चाहिए। लास्किक शब्दों में समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य भी एक है और अन्य समुदायों की तुलना में वह व्यक्ति की भक्ति का उच्चतर अधिकारी नहीं है। मेटलैंड के अनुसार राज्य भी इन्हीं सभी समुदायों में से एक है। बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। दूसरी बात जो है, बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य और समाज को एक नहीं मानते, वो उन्हीं विभिन्न इकाइयों के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुलवादियों के अनुसार फांसीवादी विचारकों के कथन है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है और राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। बहुलवाद राज्य को अन्य समुदायों के समान एक समुदाय मानता है और समाज को राज्य की तुलना में बहुत अधिक व्यापक संगठन बताता है। राज्य समाज का एक ऐसा अंग मात्र है जो उद्देश्य और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समाज का सहगामी नहीं हो सकता। मैकान ने लिखा कि राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन या समविस्तारक वाला नहीं कहा जा सकता। राज्य का निर्माण तो समाज के अंतर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया। तीसरी जो बात है, बहुलवादी नियंत्रित राज्य सत्ता विश्वास करते हैं। बहुलवाद ऑस्टिन आदि के असीमित संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है और असीमित संप्रभुता का खंडन करता है और आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में संप्रभुता को सीमित मानता है। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति स्वयं अपनी प्रकृति तथा नागरिकों एवं समुदायों के अधिकारों से सीमित होती है और बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित है। ब्लेंडसेली ने उचित लिखा कि राज्य सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि
वह बाहरी क्षेत्र में अन्य राज्यों के अधिकारों से सीमित है और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं अपनी प्रकृति और अपने नागरिकों के अधिकारों से सीमित है। आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में राज्य की निर्गुण शक्ति का विरोधी है। चौथी जो बात है, बहुलवाद के अनुसार राज्य कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। बहुलवादी संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र उच्च मानते हैं। फ्रांसीसी विचारक डिग्विट और डच विचारक क्रेब के अनुसार विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र और से श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती। विधि के बिना सामाजिक एकता, संगठन या मनुष्यों का एक दूसरे पर निर्भर करना संभव नहीं है। राज्य का व्यक्तित्व एक निरी कल्पना मात्र है और विधि राज्य को सीमित करती है। राज्य विधि को सीमित नहीं करता। क्रेब ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। क्रेब एकमात्र विधि की ही संप्रभुता स्वीकार करता है और राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। ये विधि राज्य को संगठित करती है, न कि राज्य विधि को। क्रेब के शब्दों में राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करते हैं। डिग्विट और क्रेब जैसे बहुलवादी राज्य सत्ता से ऊपर विधि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। पांचवी जो बात है, बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। और बहुलवाद आदर्शवादी दर्शन की भांति केंद्रित राज्य में विश्वास नहीं करता। वर्ण केंद्रीकरण को ही राज्य की वास्तविक उपयोगिता का आधार मानता है। बहुलवाद के अनुसार स्थानीय समस्या भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और इन स्थानीय समस्याओं का समाधान शक्ति के केंद्रीकरण की पद्धति से नहीं किया जा सकता। बहुलवादियों के विचार से राज्य को चाहिए कि वो अपनी केंद्रीय सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर विकेंद्रित करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दें और इस प्रकार एक संघात्मक सामाजिक संगठन की स्थापना की जाए। और इस प्रकार का संघात्मक सामाजिक संगठन ही मानवीय जीवन की बहिमुखी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। छठी जो बात है, बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। बहुलवादी राज्य की निरंकुश सत्ता का तो खंडन करते हैं, किंतु अराजकतावाद या साम्यवाद की भांति वो उसको समूल नष्ट करने के पक्ष में नहीं। राज्य का अंत करने के स्थान पर वो राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहता है। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत कोरी मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बहुलवाद राज्य के अस्तित्व के विरोधी नहीं है। बहुलवाद राज्य की निरंकुश सत्ता का तो खंडन करते हैं, किंतु अराजकतावाद या साम्यवाद की भांति उसको समूल नष्ट करने के पक्ष में नहीं और राज्य का अंत करने के स्थान पर राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहता है। और बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत कोई मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। एक बहुलवादी समाज में राज्य का स्वरूप और महत्व वैसा ही है जैसा कि अन्य साधनों, संघों, संस्थाओं का है। बहुलवादी अन्य संघों की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है, क्योंकि राज्य के द्वारा संघों के पारस्परिक विवादों का सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जाए, किंतु वो राज्य को उस उग्र और निरंकुश रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं जिसका प्रतिपादन एकलवादी विचारकों के द्वारा किया गया। और राज्य के संबंध में बहुलवादी दृष्टिकोण कारण ही कहा जाता है कि बहुलवादी एक और अराजकता तथा दूसरी ओर अद्वैतवाद, इन दोनों के बीच मध्य मार्ग अपनाने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा। बहुलवाद राज्य के वर्तमान रूप को विरोधी होने पर भी जनतंत्रात्मक प्रणाली का विरोध नहीं है। बहुलवाद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी भी हिंसात्मक प्रणाली का प्रयोग स्वीकार नहीं करता और आरंभ से लेकर अंत तक उसका विश्वास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान में। और वास्तव में बहुलवाद का उद्देश्य तो सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें शासन व्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो और प्रभुसत्ता के अन्य संघों में समान वितरण को जनतंत्रात्मक प्रणाली का प्रतीक मानते हैं। बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता। बहुलवादी विचारक GDH कोल प्रजातंत्र में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विशेष समर्थक है और बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अनुचित दोषपूर्ण मानते हैं। अब देखेंगे बहुलवाद की आलोचना के रूप में।
आलोचकों द्वारा बहुलवाद की कई दृष्टिकोणों से आलोचना की गई। पहला है बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है। बहुलवाद के विरुद्ध आलोचना का सबसे प्रमुख आधार है कि बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम अराजकता की स्थिति है। यदि प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लिया जाए तो उन्हें संप्रभुता का आनुपातिक अधिकार भी समर्पित कर दिया जाए तो समाज में कानून विहीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और बहुलवादी विचारक भी इस तथ्य से परिचित हैं। संप्रभुता समुदाय में विभाजन करने के बाद भी बहुलवाद राज्य को समाज में विभिन्न समुदायों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है, किंतु राज्य के द्वारा उस समय तक इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता जब तक उसे वैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थिति प्राप्त न हो। और बहुलवादी सामान्यतः इस तथ्य को भुला देते हैं। संप्रभुता का अनेक समुदायों में विभाजन उसे नष्ट कर देगा। दूसरी आलोचना की बहुलवाद कतिपय भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। बहुलवाद कुछ मिथ्या धारणाओं पर आधारित है और समझना गलत है कि प्रत्येक समुदाय का कार्यक्षेत्र एक दूसरे से शर्त पृथक होता है और मानवीय कार्यों को ऐसे विभागों में विभक्त किया जा सकता है जिसका कि एक दूसरे के साथ कोई संबंध न हो। समाज के वर्तमान संगठन विभिन्न हितों आस्थाओं को पारस्परिक संघर्ष नितांत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में समाज में कोई अंतिम वैधानिक सत्ता न हो तो विभिन्न समुदायों के पारस्परिक संघर्ष के कारण एक अस्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो जाएगा जिससे मानवीय प्रगति लगभग असंभव ही हो जाएगी। तीसरी जो बात आलोचना की, सभी समुदाय समान स्तर के नहीं। बहुलवादी विचारधारा के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इस विचारधारा में समाज के सभी समुदायों को समान स्तर मान लिया गया और प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लेना बहुलवादियों की एक भारी भूल थी। और वास्तव में राज्य सत्ता के अपने विशेष कार्यों के कारण उनकी स्थिति अन्य सभी समुदायों से भिन्न और विशेष होती है। विभिन्न श्रेणियों में वर्गों को और एक दूसरे की प्रतियोगिता करने वाले समुदायों को उचित मर्यादा में रखने का कार्य करके राज्य एक महत्वपूर्ण सेवा करता। चौथी जो आलोचना थी, बहुलवाद प्रभुत्व के काल्पनिक अद्वैतवादी शत्रु पर आक्रमण करता। बहुलवाद की आलोचना का एक आधार है कि बहुलवाद जिस निरंकुश प्रभुसत्ता पर आक्रमण करता है उसका प्रतिपादन हीगल को छोड़कर राज्य सत्ता के अन्य किसी भी समर्थक द्वारा नहीं किया गया। बोधा, हाब्स, रूसो, ऑस्टिन आदि सभी विचारक राज्य की संप्रभुता पर प्राकृतिक, नैतिक और व्यवहारिक कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य स्वीकार करते हैं। किसी भी लेखक का दावा नहीं था कि प्रभुसत्ता की अवज्ञा करना, उसको चुनौती देना, उसकी आलोचना करना, विरोध करना अस्मेय, अनैतिक, अतर्कहीन, असामाजिक, अव्यवहारिक है। और पांचवी जो आलोचना थी, बहुलवाद अंतर्विरोधों से भरा हुआ। बहुलवाद के विरुद्ध एक गंभीर बात ये दिखाई देती है कि बहुलवादी विचारधारा अंतर्विरोधियों से भरी पड़ी और बहुलवादी सैद्धांतिक रूप से तो राज्य की शक्तियों को कम करके उसे अन्य समुदायों के साथ समता प्रदान करते हैं, किंतु जब व्यवहार में आते हैं तो स्वीकार करते हैं कि किसी एक संस्था को संप्रभु बनाए बिना राजनीतिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। परोक्ष रूप से राज्य की संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं और ये बात सभी बहुलवादी विचारकों में देखी जा सकती है। गियर्क ने राज्य की विशेष स्थिति स्वीकार करते हुए कहा कि उसकी इच्छा संपूर्ण जनहित का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य अन्य सामाजिक संस्थाओं से अपनी स्थिति की उच्चता के कारण भिन्न है। बारकर और लास्की ये भी मानते हैं कि समूह का संगठन राज्य द्वारा निर्धारित होगा। तो बारकर ने कहा कि राज्य को जीवन की एक सामान्य और सर्वांगीण योजना के रूप में आवश्यक रूप से समुदायों के साथ अपने दूसरे समुदायों के तथा समुदायों के अन्य सदस्यों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। लास्की ने कहा कि कानून दृष्टि से कोई इसे अस्वीकार नहीं कर सकता कि प्रत्येक राज्य में कोई ऐसा अंग होता है जिसकी सत्ता सीमित होती है। विभिन्न संस्थाओं में सरकार सबसे महत्वपूर्ण है। म्यूनिसिपैलिटी राज्य को एकत्व का केंद्र मानती है। पाल बोकोर ने राज्य की राष्ट्रीय एकता और सामान्य हितों का एकमात्र प्रतिनिधित्व माना और फिगर्स का कथन है कि राज्य समाजों का समाज, सोसाइटी ऑफ सोसिस्ट सोसाइटीज है, उन्हें समन्वय और एकीकरण की एजेंसी के रूप में विशिष्ट कार्य उच्च सत्ता प्राप्त है। छठी आलोचना थी, बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा। बहुलवादियों की ये भ्रांति है कि अन्य समुदायों पर राज्य का नियंत्रण हटा लेने से व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्रतापूर्वक वातावरण उपलब्ध होगा। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। जो लोग समुदायों की स्वतंत्रता के नाम पर राज्य के नियंत्रण का विरोध करते हैं
वो अपने हाथ में सत्ता आने पर व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने में राज्य से भी आगे बढ़ सकता है। और सातवीं जो आलोचना थी, राज्य संघों का संग नहीं हो सकता। आलोचकों द्वारा लिंडसे, बर्कर और बहुलवादी जो विचारक, जो कटु आलोचक हुए, उन्हें राज्य समुदायों को एक समुदाय है। लिंडसे का विचार है कि राज्य की एकमात्र ऐसा समुदाय जिसकी सदस्यता अनिवार्य है, दंड प्रदान करने की शक्ति है। और नेक्स्ट आलोचना थी बहुलवाद, देशभक्ति विरोधी। प्रभुसत्ता और राज्य के महत्व को कम करने और अपनी विचारधारा के अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण बहुलवाद नागरिकों की देशभक्ति की भावना का विरोध करता है, जिसे उचित और व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। और राज्य सत्ता के विरुद्ध चाहे कुछ भी क्यों नहीं कहा जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विचार को कितना ही महत्व मान लिया जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में राज्यों में देशभक्ति का अपने स्थान और महत्व है। नेक्स्ट आलोचना थी बहुलवाद का कानून संबंधी विचार गलत है। बहुलवाद की आलोचना इस दृष्टि से भी की जाती है कि डिग्विट और क्रेब जैसे बहुलवादी दार्शनिकों के द्वारा कानून संबंधी विचार असत्य है। वो दार्शनिक कानून को राज्य की सत्ता से स्वतंत्र, उच्चतर, अधिक प्राचीन मानते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट आलोचना थी अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर संप्रभुता का विरोध उचित नहीं। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर बहुलवादियों और संप्रभुता के सिद्धांत का विरोध भी उचित नहीं कहा जा सकता। और ये सही है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय आचार व्यवहार और कानून का आदर करना चाहिए, लेकिन वैधानिक दृष्टि से राज्य इन सीमाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं। यदि जनमत और नैतिकता के दबाव में राज्य उनका पालन करता है तो उससे उसकी संप्रभुता समाप्त नहीं हो जाती। और वास्तविकता ये कि सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य की भारी संप्रभुतापूर्ण है, यद्यपि व्यवहार में उस पर कुछ प्रतिबंध है। अब देखेंगे बहुलवाद का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ बहुलवाद। राज्य सत्ता के खंडीय स्वरूप और संघों के महत्व एक अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करने पर भी बहुलवाद दर्शन में सत्य का बहुत कुछ अंश कम है। और गेटेल के शब्दों में बहुलवाद कठोर और सैद्धांतिक विधानवादिता, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक सामयिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया। बहुलवाद राजनीतिक संघों के बढ़ते हुए महत्व पर जोर देता है और इन समुदायों के उचित कार्यक्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के प्रति सचेत करता है। इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य के द्वारा न केवल इन समुदायों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, वरन समुदायों को अपने कार्यक्षेत्र में बहुत सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। और वर्तमान समय में मानव जीवन की बहुमुखी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए बहुलवाद के इस विचार को प्रशंसनीय कहा जा सकता है। और उचित रूप में बहुलवाद के इस विचार को स्वीकार कर लेने से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास में सहायता मिलेगी, वरन राज्य की कार्य क्षमता भी आवश्यक रूप से वृद्धि होगी। मिस फालेट ने बहुलवाद के गुणों के संबंध में लिखा कि बहुलवादी वर्तमान राज्य की सर्वोच्चता के अधिकार को नष्ट करते हैं और संघों के महत्व को स्वीकार करते हैं और उसे मान्यता प्रदान करते हैं और अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में स्वायत्तता देने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं और स्थानीय जीवन को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में। और निष्कर्षतः निस्संदेह रूप से संप्रभु राज्य के विरुद्ध एक सामाजिक प्रतिक्रिया होते हुए भी बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरियम और बार्न्स ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन रिसेंट टाइम्स में लिखा कि बहुलवादियों के विरोध के बावजूद न तो राज्य के संप्रभुता के सिद्धांत को त्याग किया गया और न उसका त्याग किया जा सकता। और इस संबंध में डॉक्टर आशीर्वादम ने बहुत ही एक संतुलित दृष्टिकोण, बैलेंस्ड मेथोडोलॉजी को अपनाते लिखा कि एक ऐसे सिद्धांत के रूप में जो संप्रभुता के परंपरागत विचारों की ज्यादतियों को ठीक करता है, जिसकी कमियों को पूरा करता है। बहुलवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पर जब वह संप्रभुता के सिद्धांत को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करता है, तब यदि व्यर्थ नहीं हो तो खतरनाक अवश्य हो जाता है। और वास्तव में निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि बहुलवादी आलोचना राज्य के समन्वयकारी रूप की आलोचना होने की अपेक्षा राज्य के वर्तमान सामाजिक ढांचे की आलोचना अधिक है। ऐसी स्थिति में जॉर्ज सेबाइन इन शब्दों का प्रयोग ही उचित है
कि मैं यथासंभव एकत्ववादी होने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, किंतु जहाँ आवश्यक हो बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। नेक्स्ट, थैंक्स।